गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पुशेस जीडीपी ग्रोथ रेट टू 7.6%। Q2 की यहाँ पे बात की गई है कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी जो होती है वो बढ़ के आ गई है 7.2 के ऊपर। इससे पहले इसी साल में अक्टूबर नवंबर का जब हम डाटा निकालते हैं तो 9.5 के अराउंड थी, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। और कौन से क्वार्टर का डाटा निकाला गया है? डाटा निकाला गया है आपका जुलाई से सितंबर का। और क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। 3-3 महीने का यहाँ पे देखा जाता है, इसलिए जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। जुलाई अगस्त यहाँ पे होगा और सितंबर 3 महीने का पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे है। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए याद कीजिए जब पेंडेमिक का समय था तो हमारी जीडीपी को जिसने बचा के रखा हुआ था वो था एग्रीकल्चर का सेक्टर, राइट। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिसने हमें काफ़ी उस समय पे शक्ति दी, रिसिलियंस दिया अपनी, उससे लड़ने के लिए। लॉकडाउन लगा हुआ था, इकोनॉमी ठप हुई हुई थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी भूमिका निभाई गई है मैन्युफैक्चरिंग द्वारा, यानी कि इंडस्ट्री द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ये जो डाटा है ये पिछले साल अराउंड 13.9% निकल के आया था। और अभी भी ये बढ़ोतरी जो हुई है वो 13.9% से ही यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फेवरेबल आपको बेस मिला हुआ है। और इन्हीं सब चीज़ों पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारे वी अनथा नागेश्वरम, उन्होंने भी बोला है कि कैसे इंडिया जो है वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अपनी जो कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट वगैरह इस साल और अगले साल और ज़्यादा इंडिया में आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि इंडिया का अभी जो ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ पा रहा है, जीडीपी बढ़ पा रहा है, लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेस अच्छा मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट थी, जीएस पेपर 3 के लिए आपका रेलिवेंट था। इसके अलावा यहाँ से प्री से भी सवाल बन सकता है। कैसे सवाल बन सकता है? प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार 2 साल से जो हमारी जीडीपी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। कंटिन्यूसली इसका क्या मतलब है? कि लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। आप ग्राफ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, लगातार यहाँ से बेस मान लेते हैं हम, बेस लाइन, और ये ऊपर जा रही है। लेकिन रियलिटी ने ये नहीं है। 2 साल से क्या हुआ था, हमने देखा कि कैसे पहले जीडीपी बढ़ी थी, फिर डाउन आई थी, फिर ऊपर गई थी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये आप कुछ शब्दों पे ध्यान रखिएगा कि ठीक है, रैपिडली, कंटिन्यूसली। तो ये जो ग्रोथ वाले शब्द है ना, ये हमें न्यूज़ में पढ़ के लगेगा हाँ बढ़ तो रही है, लेकिन ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बात कर रहा है एग्जिट पोल्स डिवाइड्स ऑन राजस्थान गिव्स एज टू कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बीजेपी इन मध्य प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं जीएस पेपर 2 के लिए वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ठीक है अभी तक ये रिजल्ट नहीं है, जस्ट सम प्रिडिक्शंस है, लेकिन आया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। जनरल इलेक्शन हो रहा है 2024 का, ठीक है। 5 साल के लिए बनेगा। क्या बनाएगा? लोकसभा ये बनाने वाला है हमारी। हमें पता है 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो नई लोकसभा यहाँ पे बनेगी, उसी के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। पहली जो 4 स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये इलेक्शन होने वाले हैं वो हैं आपकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बीजेपी, ये सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनके अंदर अभी तक इलेक्शन हुए हैं। उन्हीं की 5 जो टीवी के आपके चैनल्स हैं उन्होंने कुछ एनालाइज करके, कुछ एनालिटिकल डिपार्टमेंट से काम करवा के उनका एक डाटा निकाला, एक भविष्यवाणी निकाली, प्रोडिक्शन निकाले। और उसी प्रोडिक्शन के हिसाब से वो बोलते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी है उनको ऑलमोस्ट 109 सीट्स मिलेंगी और कांग्रेस है उनको 114। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। फिर बात आती है राजस्थान के उससे, कि राजस्थान जो है वहाँ पे आपकी बीजेपी को मिल रही है 73 सीट्स एंड जो कांग्रेस है उनको अराउंड 100 सीट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये भी अभी वर्डिक्ट है, ये सच्चाई नहीं है। वो देखेंगे कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। और संडे को ये वोट्स जो है वो होंगे, उसके बाद से पॉल्स होंगे, कितना आएगा। थर्ड जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी को 75 और कांग्रेस को 68। तो बीजेपी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आते हुए दिखाई दे रही है। तेलंगाना के अंदर ना बीजेपी आ पाएगी और ना ही कांग्रेस, जो कि बीजेपी को जस्ट वहाँ पे 1 सीट मिलने वाले और कांग्रेस को अराउंड 19। और BRS जो कि एक लोकल रीजनल पार्टी है उसको मिलने वाली है अप्रोक्सीमेटली
88 सीट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बात कर रहा है मैटर ऑफ कंसर्न नोट अवर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑन यूएस चार्ज। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एनएसए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, उनके साथ यहाँ पर यूएस के काउंटर पार्ट है जेक सुविलियन वाशिंगटन के अंदर ये मिले थे 31 जनवरी को, उन्हीं का फोटो दिखाया गया है। और ये लोग फिर अगस्त में फिर से मिले थे जैदिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए जीएस पेपर 3 में हमारे सॉरी यहाँ पे जीएस पेपर 2 आना चाहिए, नॉट 3। जीएस पेपर 2 जो है उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आईआर के लिए एंड अवर जो पॉलिसी है कि हमारी इंडिया की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं उन सभी चीज़ों के लिए। तो पहला मुद्दा किसके लिए है और क्यों शुरू होता है उसको जरा देख लेते हैं। मुद्दा यहाँ पे है गुरपंत सिंह पन्नन के लिए, ठीक है। गुरपंत सिंह जो पन्नन है, जो कि एक निवासी है आपका यूएस का रहने वाला। लगातार ये न्यूज़ में बने हुए हैं कई दिनों से, क्योंकि इनकी डेथ का यहाँ पे एक प्लान बनाया गया था, असैसिनेट किया जाना था इनको, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यूएसए ने कैसे उसको रोका वो हम आगे एक्सप्लेन पेज पे देखेंगे, बताया गया है उसके ऊपर अच्छे से। तो गुरपंत सिंह पन्नू की यहाँ पे असैसिनेशन की जो काम है वो यूएसए ने रोका और यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया। कल येस्टरडे ही हमने न्यूज़पेपर में देखा कि कैसे जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो लगाया गया था इंडिया के किसी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के खिलाफ। जब ये इल्ज़ाम लगता है तो इंडिया यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल कंट्रेरी है, हम लोग साथ देंगे आपका, जो भी ऑफिसर है या जो भी जिसने भी ऐसा कुछ किया, अगर ऐसा एविडेंस निकल के आते हैं उसके खिलाफ तो इंडिया बिल्कुल उसका साथ देगा। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है या जो हमारे मॉरल्स हैं, हमारी जो मानते हैं हम लोग, वो इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन से ये हैं और इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। COP28 के अंदर जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, हमें पता है COP28 यहाँ पे चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहाँ पे चल रहा है, दुबई में हो रहा है। कॉप को करवाता कौन है, यूनाइटेड नेशंस करवाते हैं, यूएन यहाँ पे करवाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए। कितने मेंबर स्टेट्स हैं, अराउंड 190 प्लस मेंबर स्टेट है, या बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली बोले तो 197 मेंबर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि जितने यूएन के मेंबर है ऑलमोस्ट एवरीवन सभी ने यहाँ पे साइन किया हुआ है। उसके अलावा अगर कुछ और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉप कौन सी मानी गई थी, कॉप यहाँ पे आपकी जो हुई थी 16 जो हुई थी, पेरिस क्लाइमेट जिसको बोला जाता है, शुरू कब हुई थी, 1992 में हुई थी, जब यूएन का यहाँ पे आपका बना था अर्थ समिट जब होता है और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस अपना एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, तब ये बनती है 1992 के अंदर। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, अर्थ समिट आपका हुआ था रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। ब्राज़ील, रियो दी जेनेरियो, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये सब इससे रिलेटेड था। अब कोप के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे अरिधम बागची, उन्होंने ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली हमारी जो न्यूज़ है वो बात करिए नोट गिविंग अप ऑन कोल एनी टाइम सून इंडिया। तो ये आर्टिकल लिखा गया अमिताभ सिन्हा द्वारा, पहले भी लिखा गया था, हमने इसको अच्छे से कवर किया है, जस्ट एक बार याद कर लेते हैं किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरनमेंट के पोर्शन के लिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उसी के लिए COP28 करवाई भी जा रही है, इसी के लिए आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखनी भी चाहिए। और इससे रिलेटेड काफ़ी 1-2 टर्म्स और रह गए ऊपर, जैसे NDC होता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये सब कि कौन कंट्री कितना कर रहा है, हर 5 साल में इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है अपनी कि हमने देखिए इतना ज़्यादा अच्छा किया। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो आपके जो एम लिए हुए थे वो ऑलरेडी 8 साल पहले ही अचीव कर लिए। 2030 तक इंडिया ने कुछ एम लिए हुए थे नेशनली डिटरमाइंड करके, और वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, अब नए वो अपने बनाएगा। सो ये सब इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग थी। और ये जो हमारा आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि कैसे दुबई के अंदर ये COP28 जो हो रहा है उसमें अभी इंडिया पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज़ को नहीं छोड़ सकता है, कार्बन के एमिशन को। कैसे, क्योंकि इंडिया का हमने पहले देखा था कि इंडिया का जो कार्बन एमिशन होता है वो ऑलमोस्ट 4 जगह से होता है। 30% से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और आपका 20% से ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में क्या है ऐसा जो छोड़ता है, एग्रीकल्चर आपका मीथेन ज़्यादा छोड़ता है, ठीक है।
ऑलमोस्ट 27% यहाँ पे निकलता है हमारा ट्रांसपोर्ट से, यानी कि व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ से, और समथिंग जो बचा हुआ 10 से 12% है वो निकालता है आपका इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ हमारा है, मोटा मोटा देखा जाए तो 30% से ज़्यादा, बल्कि 33% से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जाती है। और जब सवाल उठता है कि ठीक है आप रहने दीजिए इसको, तो हम नहीं रहने दे सकते ना, ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया थर्ड सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि एमिशन करता है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे करता है यहाँ पे। लेकिन फिर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया का जो पर कैपिटा है, यानी पर हेड आप देखेंगे एक आदमी कितना कर रहा है, वो बहुत ही लो है। इवन एवरेज जो इंटरनेशनल एवरेज है उससे आधा है। अगर वहाँ पे 100 कर रहे हैं कोई भी किसी भी एक देश का, तो इंडिया में सिर्फ 50 ही एक इंसान कर पा रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से वास्ट साइज़ है। तो इसी से बिल्कुल देखा जा सकता है कि इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है किसी एक इंसान का, वो भी इसी वजह से लो है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है। जो उनको बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। ये तो वही कंपैरिजन हुआ। तो इसी वजह से इंडिया बिल्कुल भी अभी कंप्लीटली इस चीज़ को नहीं रोक सकता है। हाँ, टाइम लगेगा हमें। पहले भी जो कॉप इससे पहले हुई थी, जो कि ग्लासगो में हुई थी, वहाँ पे इंडिया ने पहले ही अपना स्टैंड लिया हुआ है। और इंडिया का कहना है कि हम 2070 तक, पहले 50 तक का टारगेट सभी नेशंस को देने की बात की जा रही थी, लेकिन इंडिया ने रेसिस्ट किया और कहा कि नहीं, हमें एटलीस्ट 30 साल और ज़्यादा चाहिए कि हम पूरा कोल को जो है उससे, अपना फॉसिल फ्यूल जो है बेसिकली उसको ख़त्म कर देंगे अपनी कंट्री से। और ये टारगेट रखा गया है 2070 तक का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखनी चाहिए। तो मेंस में भी आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे जो कि पेजेस हैं। यहाँ पे हमारा आर्टिकल आया है, गवर्नर एक्टिंग एज चांसलर नॉट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। कौन कह रहा है बात? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात की गई है। पेपर जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? गवर्नेंस में भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो सेकंड टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक जो आपका है इसी के अंदर गवर्नमेंट, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3-4 जगह पे वेरी इट्स गुड एंड अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। इवन इसका इस्तेमाल हो सकता है जीएस पेपर 4 में भी, कि आपके पास एक केस स्टडी आ जाते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किसी जगह के गवर्नर हैं या समथिंग कुछ ऐसा रिलेटेबल आ गया है इससे रिलेटेड, तो क्या क्या उनकी पावर्स हैं। चलिए अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बोला। देखिए 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि गवर्नर जो होता है वो ऑलरेडी डिफेक्टो, ठीक है, आप मान सकते हैं कि वैसे ही, और या फिर एक्स ऑफिशियो यहाँ पे सबसे अच्छी टर्म होगी, कि वो जो भी इंसान गवर्नर बनता है उसको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। जस्ट गवर्नर बनते अगले ही दिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उस स्टेट में हैं वो उनके चांसलर बन जाते हैं, ठीक है, तो वो उनके चांसलर बन जाते हैं। ये बात हमें पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब इसी पे सवाल उठाया गया, और ये सबसे पहले जो सवाल उठा था वो उठा था 1981 में। पहले ये केस था, किस किस के बीच में ये केस था? कुछ केसेस आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि गोपाल नाथम केस है, उसके बाद आपके केशवानंदी भारती केस है, इंपॉर्टेंट IR कोहलो केस बनता है। तो ऐसे जो केस हैं आपके वो सब याद रखने पड़ेंगे। कुछ ऐसा ही केस ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद होता है तो याद कर लीजिए, कहीं पर लिखने के लिए काम आएगा। तो देखिए ये केस हुआ था हरद्वारी लाल रोहतक, ठीक है, हरद्वारी लाल जो थे उनके, रोहतक से वो थे, गवर्नर थे, और उनके और उन बीच में हुआ था, ये वर्सेस हुआ था GD तापसी चंडीगढ़। ओके, GD तापसी चंडीगढ़। तो ये 2 जगह से यहाँ पे केस होता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वैसे तो गवर्नर आर्टिकल 163 ये आपकी बात बोलता है, ऑल्दो ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन हमें आर्टिकल्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो याद रख लेने चाहिए। जैसे आर्टिकल 163 है, आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि कैसे जो आपके गवर्नर होंगे उनको जब कोई काम करना है तो उनको एड एंड एडवाइस पे काम करना होगा। किसकी? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, COM। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी एड एंड एडवाइस में इनको काम करना पड़ेगा। ये इनके लिए क्या था? कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताते हैं कि जब वो ऐसा गवर्नर ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, गवर्नर के पास 2 तरीके की पावर होती है। पहली पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, या ऐसे तो बहुत सारी पावर होंगी 5-6, लेकिन कुछ पावर होती है जैसे मैंडेटरी पावर, कि उनको सारा का सारा काम आर्टिकल 163 के अंडर रखना पड़ेगा। फिर कुछ पावर जो होती है उनके डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कि वो अपनी मन मर्जी से भी कोई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर उनको लगता है कि कोई बिल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए प्रिजर्व करना चाहिए तो ये उनकी डिक्शनरी पावर है, राइट। या फिर उनको लगता है कि किस स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए तो वो भी उनकी डिक्शनरी पावर है, वो भी वो प्रेसिडेंट को बता देंगे कि यहाँ की हालात ठीक नहीं है या एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ये कुछ पावर्स हैं, और इन्हीं पावर्स में से जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब वो गवर्नर होते हैं तब उनकी जो मैंडेटरी पावर है उन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उनका बिल्कुल एड एंड एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। सारी बातें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहा है उनको वो माननी पड़ेंगी। लेकिन जब वो अपनी डिक्शनरी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, और खासकर जब वो काउंसिल है, चांसलर हैं, ठीक है, क्या है, चांसलर है किसी भी यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे वो एज अ गवर्नर एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो जो भी फैसला लेना चाहते हैं, किसी का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं वाइस चांसलर का, किसी को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनका जो भी फैसला होगा वो उनका उचित होगा, ठीक है। उनके लिए उनको किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल उन्हीं का फैसला यहाँ पे माना जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है जो याद कर लेते हैं। ऐसी कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है, ऑल्दो ही इज़ नॉट ए चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, बट गवर्नर के पास जो ये एड एंड एडवाइस वाला जो आपका मामला है सेंटर में, वो कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल आपका 74 ये प्रेसिडेंट को यहाँ पे दिया जाता है कि प्रेसिडेंट को भी जो भी काम करना है वो सारा काम यहाँ पे किसके कौन से उस पे होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे होगा, जिसको हेड करेगा सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और किसी भी स्टेट में हेड करेगा चीफ मिनिस्टर। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो याद होने चाहिए एटलीस्ट। ये 74, 72, 73 जो कि बात करता है कि सारे काम आपके प्रेसिडेंट के उस पे होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कुछ आर्टिकल्स है जो आपको लोगों को एटलीस्ट याद रहने ही चाहिए। तो अभी फिर से ये केस आया था, तो इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच बैठती है, जिसमें से DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है वो भी यहाँ पे बेंच के हेड करते हैं और वो यहाँ पे बताते हैं। और कुछ अगर ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट याद करने का है तो चलिए एक और चीज़ याद कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स ऑफिशियो टर्म आई है, राइट, एक्स ऑफिशियो, कि आपके जो भी बेसिकली बनता है वो एक्स ऑफिशियो बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चांसलर बन जाते हैं। ऐसे कुछ सेंटर में भी है, सॉरी फॉर दैट, ऐसे कुछ सेंटर में भी है, जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो होते हैं, कहाँ के बताइए, जी बिल्कुल, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जब वो चेयरमैन बनेंगे ना तो उनको अलग से कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ना पड़ेगा, वो ऑलरेडी वहाँ के चेयरमैन है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते ही वो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, ये भी आपका एक पावर है। इसके अलावा अगर आपका चेयरमैन या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी राज्यसभा की जो कमेटी होती हैं उनके मेंबर बनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ के हेड बन जाएंगे या चेयरमैन बन जाएंगे, यानी उनको किसी के अंडर नहीं रखा जा सकता कि जो MP है या फिर मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर भी उसमें कोई आके इंक्लूड होता है तो वो अंडर नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली, हाँ अगर उसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर है या वैसे भी है तो भी वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे एक्स ऑफिशियो बन जाएंगे, ठीक है, हेड बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे उसके ऑटोमेटिकली, किसी में भी इंक्लूड होते ही। और ये कुछ पावर्स थी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो हमें याद रहने चाहिए। चलिए इसके अलावा जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो उनको निकालने के लिए भी, उनको इम्पीचमेंट करने के लिए भी जो आपका ये राज्यसभा की एक एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। एक एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा के पास जो कि लोकसभा से ज़्यादा है। वी नॉर्मली सी कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स है उनके पास। मनी बिल ले लीजिए, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ों में वो थोड़ी सी पावरफुल है। लेकिन अमेंडमेंट का केस भी दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन यहाँ पे जब आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इम्पीच करना होता है, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है, वो कि जो कि आपको इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, रादर यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये सिर्फ जो है रेजोल्यूशन, इसको स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ आपका राज्यसभा के अंदर ही किया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ राज्यसभा के अंदर। इसको आप लोकसभा में ऐसे नहीं कर सकते कि स्टार्ट कर दिया। हाँ, लोकसभा को ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करना होता है, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन स्टार्ट सिर्फ राज्यसभा में होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं,
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, द लीडर इंडिया नीड्स टू बी। ये आर्टिकल जो है ये लिखा गया है आपके फिरोज वरुण गांधी द्वारा, जो कि संजय गांधी जी के पुत्र हैं, और यहाँ पे बीजेपी के ये एमपी हैं, ठीक है, बीजेपी की तरफ से एमपी हैं, और ये बात लिखते हैं कि इंडिया को अभी थोड़ा सा अपना जो स्टांस है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था, यहाँ पे भी मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलवानी है जो ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल वाले भूल चुके हैं, और एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, वो है कि अक्टूबर 7 को जब ये अटैक हुआ था उस दिन जूस का वहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था, वीक लॉन्ग वो फेस्टिवल था, और उस फेस्टिवल का नाम क्या था ये आप लोगों को किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट करके अभी बताइए, अभी जस्ट मेरे बोलते बोलते लिखिए। तो चलिए जिनको नहीं याद उनके लिए मैं लिख देती हूँ, उस फेस्टिवल का नाम था सुकोत, ठीक है, सुकोत। तो ये जो फेस्टिवल था ना प्रीलिम्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सुकोत नाम का फेस्टिवल उस टाइम पे चल रहा था। आपसे सुकोत नाम से ये सवाल बन सकता है क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। खैर, अब वो दिन था, उस दिन गाजा ने वहाँ पे अटैक कर दिया था। अप्रोक्सीमेटली 250 से ज़्यादा सोल्जर्स की जो इसराइल के थे त्यौहार मना रहे थे उनकी जान चली गई थी। 1500 से ऐसे ज़्यादा लोग थे जो नॉर्मली अपने घरों में थे, उनकी यहाँ पे जान चली गई थी। 250 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने किडनैप कर लिया था और अपने साथ ले गए थे, होस्टेज बना लिया था अपने साथ ले जाकर, उनको छोड़ रहे हैं अभी। तो ये सब हम सभी इस चीज़ से, ऐसा नहीं है कि अपरिचित है, हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। अब ये कहते हैं कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि कैसे पहले यहाँ पे लैंड का लड़ाई एक्चुअली में हो क्यों रही है। तो यहाँ पे वरुण गांधी जो है वो बताते हैं कि कैसे इजरायली जो थे वो एक्चुअली में एक लैंड के लिए लड़ाई है, जो कि लैंड जो था अराउंड 3500 से वो लैंड था जुदा का एंड पैलेस्टाइन्स का। तो ये जुदा लोग थे और जो पैलेस्टाइन लोग थे ये दोनों के दोनों ट्राइब्स थी, हंटर गैदरर थे दोनों के दोनों। आज से 3500 से 4000 साल पहले अगर हम जाते हैं तो क्या काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। नॉर्मली ये भी सबको पता है कि हंटिंग या गैदरिंग होती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़े और आगे बढ़ के फार्मिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। किसान जो होते हैं या जो एग्रीकल्चर है उसको ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं फार्मिंग को अराउंड 3000 साल पहले। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे जेरूसलेम नाम की एस्टेब्लिशमेंट होती है 2500 साल पहले। ये एविडेंसेस बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, एविडेंसेस जो मिले हैं 3000 साल पहले यहाँ पे फार्मिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, ईयर्स अगो। फिर आप देख पाएंगे बीसी है ये, 3000 नहीं, मतलब 3000 और 2000 प्लस कर लीजिए, 5000 साल आप यहाँ पे मानेंगे, तो 3000 बीसी में ही हो रहा है। तो आज से 5000 साल पहले तो यहाँ पे फार्मिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद आज से आप लगाएंगे कि ऑलमोस्ट मेटल वर्किंग का भी यहाँ पे दिया गया है कि मेटल वर्किंग कुछ आप देख पाएंगे यहाँ पे 2500 बीसी के अराउंड, ठीक है, 2500 बीसी के अराउंड। तो एट ऑलमोस्ट 4500 साल पहले अगर आज देखा जाए तो तब यहाँ पे शुरू हो गया था। उसके बाद अराउंड 1300 से 1200 बीसी यहाँ पे और भी पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है कि कैसे इजिप्ट जो है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे कब्जा कर लेता है। अब तक यहाँ पे नॉर्मली सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कोई आप देख नहीं पाएंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे किंग वगैरह है, कोई पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इजिप्ट उस टाइम पे बड़ा बन रहा था। इजिप्ट का हमें पता है, इजिप्ट की सभ्यता इतनी ज़्यादा फेमस रही है, तो वो यहाँ पे आते हैं और अराउंड लोकल हेजमनी तो इनके 2500 बीसी में ही हो गई थी, लेकिन फिर से 1300 से 1200 में ये लोग इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से कब्जा कर लेते हैं टोटली। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे आता है किंगडम ऑफ जूडा। 11वीं जो बीसी है उसके समय पे यहाँ पे किंगडम ऑफ जूडा आता है। इजिप्ट यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया था और किंगडम ऑफ जूडा जो ये है ये आपका बनाता है जूइज़म को, या फिर जो आपके यहूदी लोग हैं। तो 11वीं बीसी के अराउंड। और इससे पहले पैलेस्टाइन लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, इससे पहले ये जूडी जो इजरायली लोग आज के समय के हैं वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो ठीक है, ये लोग यहाँ पे रहते थे, ये इनका थोड़ा सा वो है। इसके बाद यहाँ पे कुछ समय के बाद आता है अराउंड 11वीं सेंचुरी के बाद में फिर से आपका आता है यहाँ पे असरायन एम्पायर। ये जो असरायन एम्पायर यहाँ पे आता है, ये एम्पायर अब लेके आता है अपने साथ अरब्स को या फिर मुस्लिम्स, जो एक तरीके से अब न्यू रिलीजन जो होने वाला था उसको अराउंड, ठीक है। अब जो ये असराइन एम्पायर है ना, यहाँ पे धीरे धीरे, अब तक इस्लाम तो नहीं बना है इतने समय पहले, लेकिन धीरे धीरे इनका कल्चर थोड़ा सा मिलता जुलता था उस समय के जो आपके पैलेस्टाइन लोग थे उनके साथ, उनकी भाषा थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। तो ये सब जो है, ये सब जूस को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, और जूस को भेज दिया जाता है बेबीलोन।
बेबीलोन नाम की एक सभ्यता वहाँ पे थी, तो बेबीलोन में इनको भेज दिया जाता है। और जूस को यहाँ से निकालने के बाद फिर बेबीलोन का जब भी फॉल होता है वो भी ख़त्म होता है और वो भी ले लिया जाता है एकमेनाइड एम्पायर के द्वारा 538 BC के अंदर। एकमेनिद एम्पायर जब आते हैं तो उस समय पे जब ये बेबीलोन को भी अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। ये आई नो किसी के लिए बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट करिए कि कौन सा क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारी होती है जीएस पेपर 2 के अंदर, मेंस का जो पेपर 2 है उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, और सॉरी जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। जीएस पेपर 2 जो मेंस का है वहाँ पे आपके लिए आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है आप बैकग्राउंड लिखेंगे, ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर फिर एकमेनाइड एम्पायर आता है, उसके बाद ये जो होते हैं वहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल को जो पहले तोड़ दिया गया था ना ज्यूस को कि तुम लोग बाहर निकलो, असराइन एम्पायर आ गया था, लेकिन अब ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग वापस आ सकते हो अपने यहाँ पे, और जो आपका टेम्पल जेरूसलेम का बना हुआ तोड़ा गया था ना उसको हम दोबारा बना देते हैं, ठीक है। उसको ये लोग दोबारा कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो इसको सेकंड टेम्पल ऑफ जेरूसलेम के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि अब ये दोबारा बन रहा है। अब इसके बाद होती हैं यहाँ से थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ शुरू। अब क्या होगा, अब यहाँ पे दोबारा 4th सेंचुरी के अंदर आएंगे ग्रीक के अलेक्जेंडर, ठीक है। अब ये BC से बात हटके हो गई है CE में, कॉमन एरा में हम लोग आ गए हैं जो प्रेजेंटली चल रहा है। तो ये 4th जो सेंचुरी थी या चौथी जो शताब्दी थी उसके अंदर यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद ये लोग आके फिर से यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट हो जाते हैं जिनको मकाबियन रिवोल्ट भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर के खिलाफ ये रिवोल्ट होते हैं, लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, और इन्हीं के और जो रोमन्स जो थे वो भी यहाँ पे रिमोट करने वाले होते हैं। इसी में इनका जो सेकेंड टेम्पल बनाया गया था 1st सेंचुरी BCE के अंदर, उसको रोमन एम्पायर फिर से तोड़ देता है और यहाँ पे फिर से दोबारा से जूस को इस जगह से बाहर निकाल जाता है। तो इनका देखो कितनी बार इनको एग्जाइल किया जा रहा है। सेकेंड टेम्पल इनका बना था, उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, उसके बाद इनको फिर से बाहर निकाल दिया गया कि यहाँ से निकल जाइए, तुम यहाँ पर रहोगे तो मारे जाओगे, बेसिकली इस तरीके से इनको बोला जाता है और इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये निकलते हैं, बाहर जाते हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में जाके मतलब मास माइग्रेशन इनका होता है, इनको होलोकॉस्ट भी बोला जाता है। और इसके बाद समय आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो कि बहुत ही भयानक था ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जब हिटलर आता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 60 लाख लोगों को, जो यहूदी लोग थे, जो ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 90 लाख के अराउंड पूरे उसमें वहाँ पे उस समय पे थे, और उनकी इतनी बड़ी आबादी को यहाँ पे मरवा देता है, मास मर्डर करवा देता है। और यहीं पे इसके बाद से ये इतना ज़्यादा आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद जो US है, जो ब्रिटेन है, वो लोग यहाँ पे आते हैं, वो अपनी गलती को कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। जर्मनी भी बाद में ये करना चाहता है। तो 1948 के अंदर जो यहाँ का एरिया था आपका, वो आ गया था ब्रिटेन के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और 1948 में ये पावर ऑफ सेपरेशन का यहाँ पे एक फ्लो बनाते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं, इजरायलियों को यहाँ पे रहने का अधिकार है, वो लोग यहाँ पे रहते थे। ये सब मुद्दा अब यहाँ पे आ गया। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एक और बात हो गई, जो यहाँ पे पैलेस्टाइन लोग रह रहे थे, जो कि स्टार्टिंग से ही आपके रह रहे थे इजराइल लोगों के साथ, अब उनको वहाँ से बाहर निकाले जाने लगा कि आप लोग आइए। अप्रोक्सीमेटली 70 हज़ार ऐसे लोग थे जिनको यहाँ से बाहर निकाला गया था, ठीक है, 70 हज़ार से ज़्यादा। और इनको फिर दूसरी जगहों पे भेजा गया। तो इजराइल ने, पहले हमें पता है कि कैसे वेस्ट बंगाल जो ये सब कुछ है, यहाँ पे 2005 तक इजराइल बहुत बड़ा इनके ऊपर कंट्रोल रखता था, ठीक है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं बनने दे रहा था। ये आप बीच में इजराइल देख पाएंगे, और यहाँ पे हमारा है गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे फिर इन लोगों को अजीब लगने लगा कि हम लोग तो यहीं पे, हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, तो ये हमारी ज़मीन है। तो वही जो लड़ाई कभी इजराइल कर रहा था, अब वो लड़ाई हमेशा के लिए परमानेंटली शुरू हो जाती है यहाँ पे पैलेस्टाइन, और इधर से यहाँ पे गाज़ा में बन के आता है हमास ग्रुप, जो कि 80s में ही बन चुका था, 1980s में, और अभी वो गवर्नमेंट चला रहा है। अभी आप वो लड़ाई इन दोनों के बीच में देख पा रहे हैं। और इधर बन के आता है आपका वेस्ट बैंक, जहाँ पे
आप देख पाएंगे हबूला यहाँ पे ऊपर जॉर्डन के ऊपर भी है। तो बहुत सारा इजराइल बीच में फंस जाता है बिल्कुल। उसके बाद एक किडनैपिंग, लगातार आर्मी अटैक, ये सब कुछ लगातार इतने सालों से कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इसके बीच में बहुत सारे सोल्यूशन भी दिए जाते हैं, जैसे कि पीस का सोल्यूशन दिया जाता है कि आप लोग पीस कर लीजिए। ऐसा ही एक पीस अग्रीमेंट हुआ था 2005 में, लेकिन उसका भी कोई फिर यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। अभी जो रिसेंट यहाँ पे सोल्यूशन होने वाला था वो था अब्राहम अकॉर्ड के नाम से, जो कि हमें पता था सऊदी अरेबिया और जो यहाँ पे आपका इजराइल है वो इसको करने वाले थे। इन दोनों को जब ये साइन करते तो सऊदी अरेबिया इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेता, जो अभी तक कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता था। अब इन सब में इंडिया की पोजीशन क्या थी? इंडिया हमेशा से यहाँ पे पैलेस्टाइन के साथ खड़ा था। इंडिया का बोलना था ज्यूज के साथ बहुत गलत हुआ है, और इन महात्मा गांधी और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी ये मानना था बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका बदला आप पैलेस्टाइन लोगों के साथ गलत करके नहीं ले सकते। और पैलेस्टाइन जो कि पहले एक ट्राइबल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम के अंदर 6th सेंचुरी के अबाउट, जब यहाँ पे चेंजेस होते हैं। और क्योंकि भाषा सेम थी, अरेबिक वहाँ पे माहौल था तो काफ़ी क्लोज था, तो वो सब लोग भी वहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं वैसे। अब ये मुद्दा जो है वो, क्योंकि इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, उसको देखने को मिला था कि कैसे इंडिया को 2 टुकड़ों में भाग दिया, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा इमोशनली उनके पेन को, पैलेस्टाइन के पेन को हमेशा से समझता था। और इसीलिए वो हमेशा, इंडिया पहली फर्स्ट ऐसी कंट्री बना था जिसने यूएन में जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो उसको रिजेक्ट किया था, मना किया था कि नहीं, इजराइल को एज अ स्टेट नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर अराउंड 2015 में जाके इजराइल को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है आप भी एक कंट्री हैं। और बहुत रिसेंटली इनको एक्सेप्ट किया गया था। डिप्लोमेटिक रिलेशन हालांकि पहले ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे भी जब बात आती है 1970 के अराउंड, 1964 का वो समय था जब सबसे पहली बार इंदिरा गांधी जो है 1964-65 में पीएम बनी थी, ठीक है। और उसके बाद वो अराउंड हम देखेंगे कि 1977 तक यहाँ पे रहती हैं। तो उसके बाद 1980 में तो 30 जनवरी में उनकी डेथ ही हो जाती है 1980, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे थी, ठीक है, 1980 के अंदर यहाँ पे। और इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी डेथ के ऊपर भी जो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, पीएलए के, पीपल्स लिबरेशन जो वहाँ पे था, वो भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे आके ऐसा भी दिखाया गया था कि कैसे वो रो पड़े थे इंदिरा गांधी की डेथ के समय पे सबके सामने। तो ये सब इतने अच्छे रिश्ते उनके साथ थे, और ये इंडिया की कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी को दिखाता था। ऐसा यहाँ पे ऑथर का माना, ऑथर कहते हैं कि ये इंडिया की न्यूट्रलिटी थी ना जो, उसको दिखा रहा था। और अभी इंडिया का इंटरेस्ट भी इसी में है कि जो सऊदी के अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जो कि जैसे यूएई हो गया है, दुबई के अंदर ही ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा आपका कतर है, इसके अलावा हमारा जो यूरोप कॉरिडोर का पूरा फंक्शन बना हुआ था कि इंडिया से यहाँ पे, ये आपका इंडिया है और यहाँ इंडिया से जाने वाले थे और ईरान से होते हुए इधर सऊदी अरेबिया और फिर इजराइल से इस पार्ट से निकलते हुए यहाँ पे मेडिटेरियन सी के अंदर और यूरोप के पास हम जाने वाले थे। तो ये कॉरिडोर हमारा बनने वाला था एक, ठीक है। ये कॉरिडोर को भी यहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया गया। जो इतनी इन्वेस्टमेंट अभी तक इंडिया कर रहा था वो भी अभी पता नहीं है कब हो पाएगा, कब नहीं हो पाएगा। एक चाइना के काउंटर में इसको बनाया गया था, बनने वाला था बेसिकली। ये फ्रेमवर्क पूरा पास हो चुका था, सभी कंट्रीज़ ने इसमें अपनी हामी भर दी थी, लेकिन ये सब रुका हुआ है। तो इनका यही है कि इंडिया को उनकी जो हिस्टोरिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर स्टैंड करना चाहिए। जब वो ग्लोबल साउथ का एज अ खुद को लीडर बनाना चाहता है या बोल रहा है, तो ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं उनको भी लगना चाहिए कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और स्ट्रॉन्गली जो उनके प्रिंसिपल्स हैं हमेशा उनके ऊपर स्टैंड करता है। ऑल्दो ये खुद गवर्नमेंट जो कि बीजेपी है उन्हीं के पार्ट हैं, और फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ठीक नहीं किया है, जो स्टैंड लिया है वो ठीक नहीं है, तो काफ़ी बड़ी बात ये हो जाती है। और इनका परसेप्शन यही है कि इनका जो वेस्ट एशिया को लेके हमेशा से परसेप्शन रहा है वही यहाँ पे वापस लाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। यही ये एडवाइस देते हैं। तो चलिए, इससे हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि वहाँ के पहले के रिश्ते कैसे थे और कैसे ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए फिर से हमारे पास आ जाते हैं सुभाजित रॉय जी, जो कहते हैं कि क्या द पन्नन प्रॉब्लम इन इंडिया यूएस टाइज, कि पन्नन की प्रॉब्लम एक्चुअली में इंडिया और यूएसए के टाइज के लिए कैसे यहाँ पे आ गई है। जिस पेपर 2 अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रॉब्लम आ गई है पता है, यूएसए के अंदर ये न्यूयॉर्क के निवासी हैं, जस्टिस फॉर
आप इसको देखेंगे कि इन्होंने बनाया हुआ है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान का ये झंडा आप पीछे देख पाएंगे, सेपरेटिस्ट है कि अलग करना चाहते हैं इंडिया से। जब हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि जब यहाँ पे लोग रहना ही नहीं चाहते तो इनको अलग करने में प्रॉब्लम क्या है, राइट। कुछ ऐसा सवाल किसी बच्चे का यहाँ पे आएगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, अगर ये खुश रहना चाहते हैं अलग होकर तो अलग कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं होगा कि फिर इंडिया की हर जो स्टेट है, इंडिया देखिए दो तरीके के देश होते हैं, यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। एक होता है आपके नेशन, नेशन आप लोगों ने सुना है, नेशन वर्ड का जब भी इस्तेमाल होता है तो नेशन कोई एक टेरिटरी नहीं होती है, नेशन उस टेरिटरी में कोई एक कॉमन चीज़ होती है जो उन सभी को जोड़ता है। अदरवाइज नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप स्टेट वर्ड का इस्तेमाल सुनेंगे, और स्टेट वर्ड से आप अपनी नॉर्मल स्टेट को ना समझिए, बल्कि स्टेट का मतलब है कोई एक कंट्री, कोई एक देश। लेकिन जब वो देश एक राष्ट्र बनता है, जब वो देश एक नेशन बनता है, तब उसके लिए कुछ ये हमें या तो कल्चरली उसके पास कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सेम हो, या फिर उसके पास कोई रिलीजन होना चाहिए जो उसको एक जैसा बनाता। तो ऐसी क्या चीज़ है, क्या इंडिया के सभी जगहों पे एक ही धर्म काम करता है? जवाब आएगा नहीं, इंडिया में एक ही धर्म नहीं है। क्या इंडिया का कल्चर हर जगह पे एक ही जैसा है? जवाब आएगा नहीं, इंडिया का कल्चर एक जैसा नहीं है। आप हरियाणा में कुछ और पहन रहे हैं, पंजाब में कुछ और पहन रहे हैं, किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या इंडिया के हर जगह पे लैंग्वेज सेम है जो हमें एक बनाती है? फिर हम कहेंगे नहीं, ये भी नहीं है। तो अब आप एक बात बताइए, ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया को एक स्टेट से, कंट्री से अलग होकर एक राष्ट्र बनाती है, नेशन बनाती है? ये जब हमारा सवाल उठता है तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता ऐसी चीज़ है जो इंडिया के हर इंसान, हर नागरिक के लिए सेम है, ठीक है, हर किसी के ऊपर ये सेम तरीके से काम करता है, और इंडिया इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन है। अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक रिलीजियस नेशन है, उसके हर जो रिलीजन है वो ज़्यादातर वही है और उसी का वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इज़राइल भी एक रिलीजियस नेशन है, ठीक है, इज़राइल भी तो वहाँ पे ज्यूज़ के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से अमेरिका की अगर बात की जाए तो अगेन अमेरिका इज़ ए डाइवर्स कंट्री, यूएस जो है वो भी आपका, अमेरिका भी है तो वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। कुछ कंट्रीज कल्चरल भी हो सकती हैं, अलग अलग कुछ लैंग्वेज के हिसाब से नेशन बनी हुई है। तो इसी तरीके से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड बंधा हुआ है। अब जब इतनी डाइवर्सिटी, अगर पंजाब के एक ग्रुप को बोल दिया जाए कि ठीक है आप लोग अलग हो जाइए, खालिस्तान बना लीजिए, फिर आंध्र प्रदेश आएगा उठ के जो कि पहली लैंग्वेज के हिसाब से अलग बनने वाली कंट्री थी, फिर तमिलनाडु आएगा कि नहीं हमारी ये अलग है, हमें अलग बनाओ। तो इसी तरीके से इसी के समाधान के लिए पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी, ठीक है, ये पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता थे, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 1 में हमेशा एक बात लिखी है, इंडिया दैट इज़ भारत। उसके बाद वो ये बात बताते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। आप देख पाएंगे कि जो अमेरिका है ना, वहाँ से हमने ये फेडरलिज्म उठाया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप बोलेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट, लेकिन इंडिया में क्या इस्तेमाल किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? दो कारण है। पहला एक कारण ये है कि यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट, ये स्टेट जो है ऐसा नहीं है कि एक साथ इकट्ठी यहाँ पे आके इन्होंने एक देश को बनाया है, रेदर इन्होंने क्या किया है कि ये स्टेट पहले ही यहाँ पे थी, बस ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और इनका नाम हमने रख दिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से अलग अलग आके जोड़ा है। तो एक फ़र्क यहाँ पे ये हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी सेंटर, ये बात हो जाती है कि आपका कोई भी स्टेट यहाँ से ब्रेक करके बाहर नहीं जा सकती है। जैसे अमेरिका में अगर चाहे स्टेट तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, वो काफ़ी पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फेडरलिज्म, तो वो यहाँ से अलग जा सकती हैं। लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट है ही नहीं, इंडिया में बिल्कुल इसकी मनाही की गई है। और इसी वजह से यहाँ पे बोला भी गया है कि यहाँ पे इंडिया जो है वो अनब्रेकेबल सेंटर के साथ अनब्रेकेबल यहाँ पे स्टेट भी रखता है कि कोई भी स्टेट यहाँ पे टूट के अलग नहीं हो सकती है। तो पहला जिनमें भी ये सवाल था कि क्या ऐसा हो जाना चाहिए, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ ये सभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चल रहा है, अगर वही टूट जाएगा तो इसके पूरा नींव, पूरा आधार, पूरा राष्ट्र जो आप बात करते हो ना, वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है, ये मैं आप लोगों को
गेस अच्छे से समझा पाई हूँ। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल क्या बोल रहा है, तो खालिस्तान की ये है, इन्होंने बोला है कि कैसे इंडिया और यूएसए के अंदर यहाँ पे दो बातों पे बताया गया है। पहला ये प्रोसेस बताते हैं कि कैसे यहाँ पे जब इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसमें प्रोसेस क्या था। पहले हम प्रोसेस को समझते हैं तब ये समझना आसान होगा। ये कहते हैं डे टू डे मई में ये प्रोसेस शुरू हुआ था। पहले जो इंडिया के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर यूएस के अंदर रहने वाले वहाँ के जो निखिल गुप्ता है, जिनका नाम निक गुप्ता भी है, 52 वर्ष के ये हैं, उनको यहाँ पे बोला उनके ऊपर गुजरात में कोई केस चल रहा था गुजरात के अंदर। वो कहते हैं कि आपका ये जो केस है ना इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसे मदद करनी पड़ेगी, किसी को हमें असैसिनेट करना है, किसी का मर्डर करना है यहाँ पे, और उस मर्डर में आप हमारी हेल्प करिए। ये सब सुनने के बाद निखिल गुप्ता मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो निखिल गुप्ता है ये यहीं के यूएस के कोई लोकल जो असैसिनेशन करते हैं, मर्डर करते हैं, वहाँ से उनको ये हायर करते हैं और उनको उनके पीछे लगाते हैं। यहाँ पे पन्नन जो है उसके पीछे लगा देते हैं, और हायर करने के बाद आप देख पाएंगे कि जो हायर्ड प्रोसिक्यूटर था ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेता है, पैसे लेता है, सब कुछ लेता है, बात कहता है, और ये अभी तक नाम क्लोज नहीं किया गया। ये जो सारी बातें हैं ये आपके जो न्यूयॉर्क के अंदर 15 पेज का एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया कोर्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन जो हायर्ड था ये खुद में एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, और ये यहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं। अदरवाइज जैसे कनाडा में इन्होंने असैसिनेशन करवाया निजर का, तो वहाँ पे हरदीप सिंह निजर जो थे उनकी यहाँ पे डेथ हुई, उसी प्रकार इनकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती अगर ये अंडर कवर ऑफिसर नहीं होता। तो इन्होंने यहाँ से पैसे लिए, इन्होंने यहाँ से इंफॉर्मेशन जुटाई अपनी जो थी, और किसी अनजान कारण से जो आप देख पाएंगे निखिल गुप्ता है वो यहाँ से जा रहे थे चेक रिपब्लिक के पास, ठीक है, और यूरोप के अंदर ही है। लेकिन वहाँ पे फिर अमेरिका की वहाँ पे बायलैटरल टाइज हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए। पहुँचते ही उन्होंने इनके लिए अरेस्ट किया और इनको दोबारा से अमेरिका भेज दिया गया। ये थी पूरी कहानी शॉर्ट में, कि अब इससे ज़्यादा अगर हम इसमें समय लगाएंगे कौन क्या था तो फिर ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। शॉर्ट में हमें पता होना चाहिए कि ठीक है केस क्या था, ये था। अब यहाँ पे सुभाजीत रॉय बोलते हैं कि ऑफिशियल क्वेश्चन अभी तक जो यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट में है उन्होंने CC1 बोला गया, यानी कि कॉन्स्पिरेटर, चीफ कॉन्स्पिरेटर जिसने कॉन्स्पिरेसी पूरी की गई थी, वो इंडिया की तरफ से कोई इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। और ये हम देख पाते हैं कि कैसे इंडिया का रिस्पॉन्स इसके खिलाफ क्या रहता है। तो इंडिया कहता है कि देखिए हमारी पॉलिसी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और कनाडा के जो PM ने इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब हार्श होकर इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि उनका इल्ज़ाम भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक इकलौते ऑफिशियल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि इंडिया कह रहा है कि इंडिया बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता, और अगर ऐसा किया गया है तो इंडिया ने खुद से अपनी इंक्वायरी की टीम यहाँ पे बना दी है, और बिल्कुल उनको पकड़ा जाएगा, और पॉसिबली जो भी सज़ा उनको मिलनी चाहिए वो सज़ा भी उनको दी जाएगी। फिर ये कहते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल थे, एम्बेसडर आप काइंड ऑफ उनको मान सकते हैं, वो वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है, अमेरिका के अंदर। उसके बाद उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद उनसे ये बात आई, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फेक वीज़ा वहाँ पे बनवाया हुआ है, यानी कि वीज़ा का वहाँ पे कुछ फ्रॉड किया हुआ था। ये सब होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा आता है, वो वहाँ पे सभी जो मतलब बेसिकली यूएस के साथ उनके रिश्ते थे उनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, काउंटर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा कि अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, वो यहाँ पे जो एम्बेसडर या यहाँ पे जो ऑफिशल्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी सिक्योरिटी को हटा देते हैं। उनकी जो इम्यूनिटी है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनकी इम्यूनिटी को भी हटा दिया जाता है। और ये सब होने की वजह से इंडिया के और जो यूएस के रिश्ते हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं। ऑल्दो हम ये भी जानते हैं कि यूएस जो है वो इस समय पे भी इंडिया का बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड इंडिया और यूएस का आपस में होता है। एटलीस्ट इंडिया की पोजीशन यूएस के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो ट्रेड के मामले में, लेकिन इंडिया के लिए वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी के बाद जब इंडिया के और यूएस की टाइज़ की बात आती है तो 2015 में यहाँ पे आपके मोदी जी आते हैं, वो गवर्नमेंट में आते हैं, और वो फिर इस मुद्दे को यहाँ पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इंडिया मतलब यूएस के साथ हमारा जो रिश्ता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जो इल्ज़ाम लगा। और इल्ज़ाम भी उन्होंने एविडेंसेस के बेस पे लगाया है, तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। और तब से लेके अब तक अभी भी इंडिया का स्टैंड यही है कि जो हमारे रिलेशंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान गलत काम करता है
है, कोई गलत तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ, ठीक है। और इसी वजह से यूएस के जो ये प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ी ना हो, पन्नन साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इंडिया अभी से अपनी खुद की इंक्वायरी बना रहा है और उसका स्टैंड कुछ पहले जैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम पहुँचते हैं इकोनॉमी पेज पे, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि Q3 जो है वहाँ पे मोमेंटम यानी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, 6.5 का ये हो गया है। जीएस पेपर 3 में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इकोनॉमी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन जितना ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरम बताते हैं कि जितना सोचा भी नहीं था ना उससे भी ज़्यादा हो गया। अब ये बता रहे हैं कि अक्टूबर से ये जो ग्रोथ रेट है ये है आपका दिसंबर क्वार्टर का। पहले हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी पढ़ा था, कहाँ का पढ़ा था, जुलाई से लेकर सितंबर तक का। अब क्या पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट पेज के बाद से, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ रेट। और कितना पढ़ रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर है उसका, जो कि कितना हो गया 6.5 यहाँ पे निकल के आया है। तो ये कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, इसी वजह से ग्रोथ रेट भी यहाँ पे बढ़ रहा है इकोनॉमी के साथ साथ। और ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो एक तरीके से एयरक्राफ्ट नहीं है, मतलब आराम से ऐसा नहीं है कि पहले चलेगा फिर उड़ेगा, बल्कि वो उड़ ही रहा है ऑलरेडी, उसने मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी काम कर रही है कि वो उड़ने लगी है। और इसमें और क्या क्या भूमिका है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। सेकंड यहाँ पे बोला है कि टैक्स का कलेक्शन, टैक्स जो कलेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, काफ़ी अच्छे से टैक्स यहाँ पे आया है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की बात हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स वगैरह ये सब कुछ आता है, और इनडायरेक्ट में क्या आएगा, बेसिकली आपका जीएसटी यहाँ पे आएगा। और कुछ जो सरप्लस चार्जेस होते हैं वो सब अगर मिला दिया जाए तो वो आपके आ जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। और यही सब कुछ यहाँ पे देखने को था। और इसी के साथ हमारा जो एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। फिर से COP28 समिट हो रहा है दुबई के अंदर, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बात हुई थी। हमने ऊपर देखा था कि कैसे इंडिया अभी तैयार नहीं है फॉसिल फ्यूल को हटाने के लिए। तो कहते हैं कि इंडिया का ग्लोबली अगर देखा जाए तो 36% जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोयल वगैरह आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, और आप देखेंगे डीजल वगैरह, वो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने के लिए, ठीक है, बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोबली किया जा रहा है। इंडिया में तो इससे कम ही है, 33% अराउंड है, लेकिन पूरे विश्व में 36% है। उसके अलावा हम देखेंगे कि 22.6%, अभी ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि 22.6% एक ऐसा टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वो नेचुरल गैस से बनाया जा रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट शेयर है। पहला कौन सा है आपका, फॉसिल फ्यूल, दूसरा क्या है आपका नेचुरल गैस, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट शेयर यहाँ पे होल्ड करता है। अब ये कंट्रीज के वाइज कुछ दिखाया हुआ, जैसे आप देखेंगे यूएसए का जो पावर जनरेशन है फॉसिल फ्यूल में वो 59% करता है, यानी यूएसए कोई कम नहीं है। इंडिया का देखें तो 75% के अराउंड है, पोलैंड यहाँ पे 73 करता है, चाइना यहाँ पे 65 के अराउंड है, जापान 63 यहाँ पे बनाता है, और तुर्की 57 बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर या फिर वो कंट्रीज़ है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और कोयल के शेयर की बात की जाए तो यूरोप सिर्फ 14% यहाँ पे कोयल का शेयर का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अगर एशिया की बात करें तो 56 के अराउंड यहाँ पे एशिया की तरफ से है, और इंडिया यहाँ पे 70% का इस्तेमाल करता है, और चाइना 59%, और पूरा नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो 14% ही यहाँ पे सिर्फ कोयला जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो यहीं पे आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक जो जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और फिर से मैं यही कहूँगी कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच।